जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूल अधिकार की। भाग दो तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा भाग 2 करा दिया है। ठीक है, ये मैं जो करवा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद चार्टर अधिनियम क्या है ना, भारत शासन अधिनियम क्या है, ये आपको धीरे धीरे करके सब समझने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, एक जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे करना है। बस आपको करना कुछ नहीं है, पता है क्या करना है ना आपको। ठीक है, समझदार व्यक्ति हो। ठीक है, सीडीएस के लिए सही रहने लगा। हाँ, सीडीएस के लिए भी मैं कमेंट किया था, सीडीएस के लिए हो गया, एफकेट हो गया, इन सब के लिए बैचेस सफिशिएंट है। यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि मूल अधिकारी को मूल अधिकार ही क्यों बोला गया, और भाग 3 में इसका जिक्र किया गया। अगर संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र किया गया तो कुछ बड़ी ना बड़ी तो बात होनी चाहिए ना। ऐसे तो कोई किसी भी संविधान में या किसी संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में किसी चीज़ को दर्जा दे देंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें बात हो रही होगी ना, तभी तो उस आगे जाके इस पर भारतीय संविधान में इसको जगह दी गई होगी। तो ऐसा क्या हो गया था कि भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारियों को अलग सा एक पार्ट बनाना पड़ गया। भाग 3 395 अनुच्छेद है टोटल भारतीय संविधान में। 12 से 35 के अंदर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है। अब मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों क्या गया है, ये क्यों है, ऐसा क्या है इन मूल अधिकारों में? ऐसा नॉर्मल कानून में और मूल अधिकार में फ़र्क क्या है, ऐसा मुझे बताइए। नॉर्मल कानून और मूल अधिकार ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब मूल अधिकार का जो तो सबसे पहले अधिकारों के ऊपर चर्चा करते हैं। अधिकार आए कैसे और इसका उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है, जब ब्रिटेन में, जब यूरोप के अंदर पुनर्जागरण नहीं हुआ था, पुनर्जागरण की मैं बात करने वाला हूँ 12 से 1300 ईसा पूर्व की, उससे भी पहले की बात करने वाला हूँ। पुनर्जागरण काल, उससे पहले के काल को अंधकार काल कहा जाता था यूरोप में। यूरोप में अंधकार काल इसलिए कहा जाता था उस काल को क्योंकि उस टाइम पे जो पोप हुआ करता था, पोप मतलब कि पोप पोप मतलब आप कह सकते हो जैसे पोप होते हैं, जब आप क्रिश्चियनिटी में के अंदर जाता है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर, तो क्या होता है, पोप जो होते हैं ना, उस जैसे हमारे भारतीय परंपराओं के अंदर आपका ब्राह्मण होते हैं, उसी तरीके से क्रिश्चियन के अंदर पोप होते हैं। पोप क्या होते हैं, उस धर्म की सर्वोच्च सत्ता उनके हाथ में होती है। सर्वोच्च सत्ता मतलब कि वो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, हम बाइबल के हिसाब से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके लोग ना, पहले क्या था कि लोग ना धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा महत्व दिया करते थे, शिक्षा का उतना महत्व था नहीं। तो अंधकार काल में क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ, पोप जो है, पोप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पहले राजा हुआ करता था, और राजा का सीधा प्रभाव पड़ता था पोप के ऊपर, पोप का प्रभाव पड़ता था राजा के ऊपर। तो क्या हुआ, पोप ने क्या करा, पोप धीरे धीरे करके बहुत ताकतवर होता गया राजा के साथ साथ। राजा को जो पोप बोला करता था वो करने लग गए थे लोग। ठीक है, करा करते थे लोग, अगर नहीं करता तो पता भी आपको सीधा फांसी दे दी जाती थी। तो समय के साथ साथ जो पोप था ना, उस सामाजिक व्यवस्था का सबसे उच्च पद तो हो ही गया, साथ साथ एक तरीके से कहा जाता है, एक तरीके से वो ना निरंकुश बन गया। निरंकुश मतलब कि जैसे कि हिटलर टाइप होता नहीं है, कि अगर नहीं ये इस धर्म अब वो अब धर्म के अंदर धीरे धीरे करके अपना परिवर्तन करने लगे। मतलब कि बाइबल के अंदर भी बाइबल की जो बातें की गई थी, बाइबल की जो परिभाषाएं थी, उन्होंने अपने हिसाब से परिवर्तन उसमें करना शुरू कर दिया। मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, नोटिस करा होगा कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब अशोक का शासनकाल था, जब बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, तो बौद्ध धर्म का उत्थान का कारण क्या था कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो हमारा ब्राह्मण था, उनकी सर्वोच्चता बहुत थी। सर्वोच्चता बहुत का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्राह्मण लोग जो थे अपने आप को सुपीरियर मानने लगे। जो पहले की जो आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल रहा हूँ उसका, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें आपके ब्राह्मण थे, आपके क्षत्रिय थे, वैश्य थे और आपके शूद्र थे, इन 4 वर्ण व्यवस्था थी। तो उन 4 वर्ण व्यवस्थाओं में जो ब्राह्मणों ने क्या करा था, ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद प्राप्त था। उसी तरीके से पोप का अंधकार काल में वही स्थान था।
तो जिस तरीके से ब्राह्मणों ने भारत के अंदर उन्होंने अपने क्या कहते हैं, जो उपनिषद हो गए, ऋग्वेद हो गई, इनकी जितनी भी मूल बातें थी, उनकी जो परिभाषाएँ थी, उन्होंने अपने स्वार्थ के हिसाब से देने शुरू कर दिया। मतलब कि उनको लगा तो अगर ये अच्छा है अब उनके लिए, तो उन्होंने उस चीज़ की परिभाषा कर दी और लोग उसको मान भी लिया करते थे। उसी तरीके से अंधकार काल में यूरोप में भी ऐसा होने लग गया, ठीक है। और राजा, अगर आपने कभी नोटिस करा होगा कि प्राचीन काल में कि राजा के पास भी ना एक ना पादरी हुआ करता था, ठीक है ना। भारत में अगर वो पादरी ब्राह्मण थे, और अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में वो पादरी कौन थे, वो आपके पोप थे, जो राजा को सलाह दिया करते थे क्या गलत है क्या सही नहीं है। तो इसी की धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो भारत के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी, उन्होंने कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर कर दी थी। अब कर्म और धर्म में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, मान के चलिए मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है, मेरा एक बेटा होता है, अगर मान के चलिए अगर वो पढ़ाई करता है और वो अगर ब्राह्मण बनना चाहता है, तो वो ब्राह्मण बन सकता था। मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। धीरे धीरे क्या होगा कि वर्ण व्यवस्था में अव्यवस्था आई, मतलब कि उसके अंदर एक थोड़ी सी बुराइयाँ आना, समय के साथ हर चीज़ में बुराइयाँ आना शुरू हो जाती है। जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी थोड़ा गिराव आया। उसमें क्या हुआ कि वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी। मतलब मान के चलिए अगर मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा बेटा जो होने वाला है ना, वो चाहे वो उसका कर्म वैसे वाले हों, लेकिन वो रहेगा ब्राह्मण, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर मैं वैश्य हूँ, अगर मेरी संतान पढ़ाई करना चाहती है तो उसको अधिकार नहीं था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर सको। जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें भी इसके बारे में कहा गया है। और उसी तरीके से आप जब पोप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अनुच्छेदों की अधिकारों की मांग कैसे हुई, मैं आपको बताता हूँ। अधिकारों की मांग इस तरीके से हुई, जब अंधकार काल खत्म होने वाला था, तो यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण मतलब क्या हुआ, लोग पोप की सर्वोच्चता को अस्वीकारने लगे। मतलब कि कहने लगे कि पोप ही सर्वशक्तिमान नहीं है, उससे भी ऊपर शक्ति है, हमें अधिकार चाहिए। अधिकारों की मांग शुरू लगी, ठीक है ना। उसको पहले बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। हमारे पास भी कुछ अधिकार हैं। लोग क्या हुआ, पुनर्जागरण में क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, पुनर्जागरण काल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुली, है ना, लोगों को काम मिलने लग गया, ठीक है। तो लोग धर्म से थोड़ा हटने लगे। जैसे जैसे लोग धर्म से हटने लगे, तो लोगों की जो पोपों की जो परिभाषा थी, उस रूढ़िवादी सोच से वो धीरे धीरे करके हटने लगे, और लोगों का अलग से पुनर्जागरण हुआ, जिसका असर आपके ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे विचारक आए, जैसे कि आपके जे.एस. मिल हो गए, है ना, बहुत सारे विचारक आए थे। जे.एस. मिल, रूसो हो गए, उन्होंने अपने स्वतंत्रता हो गए, समानता हो गए, इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। यही सिद्धांत आगे चल के बहुत सालों बाद इन विद्वानों जो परिभाषा दी, वही भारतीय संविधान की रीढ़ बनी। अब आगे चलते हैं। एक शब्द आता है फ्रांसीसी भाषा का, उसका बोलते हैं मैग्ने कार्टा। ये मैग्ने कार्टा क्या होता है? मैग्ने कार्टा का कहने का यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मैग्ने कार्टा का मतलब है यहाँ पे आपका अधिकार से। फ्रांसीसी, इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था ब्रिटेन में, ठीक है। अब ब्रिटेन में किया गया, और भारतीय संविधान का इसमें संबंध क्या? सर मुझे दोबारा समझाओ। आप ये बोलोगे, देखो 200 साल तक हमने गुलामी की, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटेन का हमारे साम्राज्यवाद का प्रभाव हमारे ऊपर रहा, ठीक है ना। आपको पता होगा जब ब्रिटेन, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे कानून लागू, जैसे भारत शासन अधिनियम हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, बहुत सारे अधिनियम भारत में लागू किए गए थे। तो उनका आधार वो कहाँ से लाए गए थे? वो ब्रिटेन से ही लाए गए थे, ठीक है। तो आप कभी नोटिस करना, अधिकारों की हम बात करते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम तो उसका जो प्रभाव है वो हमारा ब्रिटेन से भी पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल अधिकार और नॉर्मल मूल अधिकार में फ़र्क क्या है? देखो, मूल अधिकार ये है कि ये आपको कोई भी नहीं छीन सकता। इवन जब आपातकाल लगता है, जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, तो उस टाइम में बहुत सारे अधिकार खत्म कर दिए गए, लेकिन इसमें कुछ मूल अधिकार थे, वो उससे आपको वंचित नहीं किया जाता है, इवन आपातकाल के अंदर भी, ठीक है। मूल अधिकार ऐसे हैं, मतलब कि अगर इसका हनन होता है, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति इसका आपका शोषण करता है, या फिर इनके ऊपर बात आती है, तो आप सीधा
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और इसके सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और वो रिट जारी कर सकते हो। 5 तरीके की रिट होती है, जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या रिट होने वाली है, ठीक है वो। और सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियस मैटर समझेगी। अगर मान के चलिए आप डायरेक्ट, अगर आप मान के चलिए आपने किसी का कत्ल हुआ, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको सुनवाई होती है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो तो आगे जाकर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार में क्या है, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट। मतलब कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को इतना बड़ा स्वरूप दे रखा है कि आप अगर मान के चलिए, आपको अगर मूल अधिकार पता है ना, तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हिंदी टर्म्स से अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें प्रशासन के तौर पे बात करने वाला हूँ, हाँ, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उनको भी समझना जरूरी है, कुछ मूल कर्तव्य भी उनको भी समझना जरूरी है। क्योंकि मूल कर्तव्य के बिना अगर हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो एक तरीके से बात हो जाएगी कि पैन की कल्पना बिना स्याही के। अब बात करते हैं मूल अधिकारों को लाया कहाँ से गया। देखो, भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ों को बहुत विभिन्न देशों के संविधान से लाया गया, ठीक है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत लंबा था, ठीक है। उससे भी पहले बहुत सारे विद्वानों ने बहुत से संविधानों की अध्ययन किया था, ठीक है। तो यूएसए के संविधान से हमारा मूल अधिकार लाया गया है, ठीक है। ये पूछा था कि मूल अधिकार कहाँ से लाया गया है, यूएसए के संविधान से, यूएसए से लाया गया है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि सरकार भी इससे नहीं छीन सकती है, ठीक है। अब मूल अधिकारों को समझते हैं। भारतीय संविधान में इसके बारे में कहाँ लिखा गया, भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इवन आप आपातकाल के अंदर भी आप कुछ समय के लिए मूल कुछ ज़्यादा कुछ 2 अधिकार ऐसे भी जिनको आप निलंबित भी नहीं कर सकते, कि मूल अधिकारों को आप निलंबित कर सकते हो, लेकिन 2 कौन से उनको भी मैं बताऊंगा। निलंबित नहीं कर सकते हो आप, निलंबित नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपातकाल में क्या होता है, तो पूरा का पूरा शासन ना स्टेट के हाथ में, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है, पूरा राज्य, पूरा 3 तरह के आपातकाल, 362, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगाए, राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लगाए, और वित्तीय आपातकाल लगता रहता है। मतलब कहीं कोई भी, मतलब कि सरकार गिरानी है तो लगा ही देते हैं लोग, कोई भी सरकार लगा देती है। भारतीय संविधान में एक छोटा सा वर्ड बोला गया है कि क्या गया, जो भारतीय संविधान में एक छोटा सा शब्द वर्ड क्या बोला गया है कि जो न्यायपालिका हमारी की बात करें, न्यायपालिका 3 ढांचे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत सारी 3 वो भाग होते हैं, उसको मैं आगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाऊंगा। तो न्यायपालिका क्या है, संरक्षक है। किसकी संरक्षक है, मौलिक अधिकारों की, ठीक है। जैसे कि कभी आपने नोटिस करा होगा, कभी 100 का नोट देखा होगा कि उस पर लिखा होगा, मैं धारक भारत को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये धारक से हमारा क्या है, मतलब कि जो इसको धारण करना है, ये गारंटी कौन दे रहा है, गारंटी तो दे रहा है भारतीय संविधान, लेकिन उस गारंटी को निभाएगा कौन, उस गारंटी को निभाएगा कौन। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, उस गारंटी को निभाएगा न्यायपालिका ही। अगर कुछ मौलिक अधिकारों पर तुम्हारी आँच आती है तो सीधा न्यायपालिका आप जा सकते हो, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय। अभी परिवर्तनीय क्या होता है, ये वर्ड आता है परिवर्तनीय, इन्फोर्स है, इन्फोर्स कर सकते हो, जी हाँ। मान के चलिए आपने एक ऐसे मिल में गए जहाँ पे 14 साल से कम व्यक्ति से काम किया जा रहा है, और भारतीय संविधान में किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी खतरनाक काम पे नहीं लगा सकते हो। तो एक मौलिक अधिकार का हनन हो गया, नहीं हो गया। जैसे ही आपने मौलिक अधिकार का हनन कर दिया तो क्या होगा, आप जाओगे सीधा हाई कोर्ट में और हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें भी जाना जा सकते हो। वो आदेश देगा, इन्फोर्स मतलब कि करना है, अगर नहीं करते हो तो सीधा इसको जेल हो जाती है। इतना संविधान के अंदर इससे संबंधित कुछ विवाद भी रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत सारे वाद विवाद ये रहे हैं कि मौलिक अधिकार की सीमित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बहुत सारी इस पर चर्चा की है, डिबेट्स। तो जब डिबेट्स होती है ना तो बहुत सारे निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो डिबेट्स, तो इसी में न्यायपालिकाओं में बहुत सारी डिबेट्स हुई, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, मूल अधिकारी की परिभाषा की कि मतलब कि कोई भी राज्य, देखो राज्य से मतलब यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की बात नहीं करने वाला। राज्य कोई भी हो सकता है। राज्य कौन हो सकता है, जिसके पास खुद का कानून हो, जिसके पास खुद के लोग हो, जो सैलरी देता हो, जैसे कि, तो राज्य कोई भी हो सकता है। मतलब
इस संदर्भ भारत, अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, देखो जैसे TPDDL है, जैसे कि आप बात करते हैं टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, ये भी एक राज्य है, ये अपनी इसको सैलरी देती है, इसके भी नियम कानून है, तोड़ोगे तो जेल जाओगे, ठीक है। और इसका खुद का पावर प्लांट है, मतलब कि लोगों को रोजगार भी करते हैं, ये भी एक तरीके से राज्य भी है। तो भारतीय संविधान में बोला गया है कि राज्य मतलब स्टेट नहीं, एक बहुत बड़ी इकाई की भी बात की है, व्यक्ति या कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, मतलब कि कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे मौलिक अधिकारों को कम किया, मतलब कि मान के चलिए आपने बोला कि भारतीय संविधान मिलकर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करा कि स्टेट गवर्नमेंट आई, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी विधेयक पास किया कि 14 साल से नीचे के बच्चे अब अगर चाहें तो वो काम करने जा सकते हैं। एक तरफ भारतीय संविधान कह रहा है कि नहीं कर सकते, और ये इन्होंने एक विधेयक पास कर दिया, तो उसी टाइम ये जो विधेयक होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा, ये विधेयक सारा का सारा निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि ये क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकारों को अगर कोई भी राज्य या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को हनन करे, वो कानून उसी टाइम निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण। अब ये अल्पीकरण का मतलब क्या है, मान के चलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि इससे जिस दिन ये संविधान लागू हुआ उससे पहले के जितने भी कानून थे जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे, मतलब मौलिक अधिकारों को कम कर रहे थे, वो निरस्त कर दिए जाएंगे। और 26 जनवरी 1950 के बाद कोई अगर ऐसा कानून आता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो भी कानून नहीं रहेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत आपने देखा होगा, 3 तलाक का बहुत बड़ा मिसला आया था भारतीय, अभी कुछ समय में चला था, करंट अफेयर्स का इशू था। उसमें बोला गया है कि 3 तलाक क्या था, एक तरीके से महिलाओं के लिए, देखो कोई भी व्यक्ति चाहे व्हाट्सएप पे या फिर व्हाट्सएप पे ईमेल कर देता था उस 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, ठीक है। ये डिबेट का इशू है, लेकिन डिबेट होनी चाहिए, एक तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि मान के लिए एक पर्सनल लॉज होते थे। आज अगर मान के चलिए ना कि आज अगर आप आजकल भारतीय संविधान के अंदर ना एक बात चल रही है कि समाज सिविल संहिता, सिविल संहिता क्या होती है, अगर ये लागू हो गया तो सब पे सब कानून होगा। आपने नोटिस करा है कभी कि जो हिंदू विवाह के तरीके वो अलग है, उनके कानून अलग है, और मुस्लिम कानून के अलग है। हिंदू एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकता है, लेकिन वही मुस्लिम को उस चीज़ की आज़ादी है। क्यों? क्योंकि इनके अपने पर्सनल लॉ बोर्ड है और उन्होंने अपने कानून बना रखे हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी से बहुत सालों से चलते आ रही है। अगर भारत को इसमें परिवर्तन करना है तो उसको बहुत समय लगेगा, इसलिए सब धीरे धीरे करके मोदी जी ने इसके ऊपर इनिशिएट कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एकदम से लागू नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि देश अब इसके लिए तैयार नहीं है। तो जो तलाक बिद्दत है, इससे क्या हो रहा था, महिलाओं की स्वतंत्रता, मतलब एक तरीके से मान के चलिए, एक तरीके से ये मौलिक अधिकारों को हनन ही तो हुआ। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, आपने उससे शादी कर ली, ठीक है, शादी करने के पश्चात आप उसको तलाक दे, तीन तलाक बोला, उसके साथ तलाक हो गया, और मान भी लेते हैं तलाक। अब उसका मान के उसका कोई बच्चा है तो वो कहाँ जाएगा, वो खुद अगर मान के चलिए अशिक्षित है, अगर काम करने लायक नहीं है तो वो कहाँ जाएगी। तो एक तरीके से इससे मूल अधिकारों का हनन भी हो रहा है और उसकी स्वतंत्रता ही खत्म हो जा रही है, कि वो मान के चलिए उसका एक गुजारा करने वाला जो उसके साथ जिस पर वो निर्भर थी वही नहीं है, तो वो जीवन यापन कैसे करेगी। तो ये बना था तीन तलाक बिद्दत, और इसी को ख़त्म किया भारतीय संविधान में। और पूछा जाता है कि भारतीय 3 तलाक बिद्दत का जो केस था ये किस बिहाफ पर ख़त्म किया, कौन से अनुच्छेद लगाया इस पर। अनुच्छेद 13 जो है भारतीय संविधान का अल्पीकरण वो लगाया गया। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो तो वो कानून उसी टाइम निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर बाद में इसके कोई ऐसा कानून बनता है जो इस मौलिक अधिकार को हनन कर रहा हो तो वो भी निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 14 में बोला गया है कानून के समक्ष समानता। अब बात करें समानता। देखो, समानता मतलब इक्वालिटी। समानता क्यों ज़रूरी है? ठीक है, आपको पता है कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी जातियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, और अगर जातियाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे याद रखिएगा कि वहाँ पे आपका छुआछूत भेदभाव हमेशा रहेगा। और अगर वो वहाँ पे भेदभाव रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, समानता की बात नहीं कर सकते। समानता क्यों जरूरी है? मान के चलिए आपके दो बेटे हैं, एक बहुत पिछड़ा है और एक बहुत आगे है पढ़ने में, तो आप क्या करोगे? समानता स्थापित करने के लिए क्या करोगे? आप बड़े बेटे पे थोड़ा कम ध्यान दोगे और छोटे बेटे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाँ बेटा, मैं छोटा कमज़ोर है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, यही करेंगे ना। तो भारत के संविधान ने भारत के शासन को इस तरीके से चलाने के लिए जो व्यक्ति उतने निचले दबे हुए हैं, जो सालों से जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, बनाई गई है, उस हिसाब से वो कुचलते आ रहे हैं, उनका दमन किया जाता रहता है। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, आज भी आप अगर आप गांव में कभी जाओ तो दलितों को उस नज़र से नहीं देखा जाता गांव। और अगर आपने चांडालों को देखा, चांडाल मतलब कि जो गाँव के बाहर जो अंत्येष्टि मतलब कि जो क्रियाक्रम करवाते हैं, उनको गाँव के अंदर भी घुसने की अनुमति नहीं है। अगर वो गाँव में घुसते हैं तो उनके पीछे एक वो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक बोरा लगा दिया जाता है, जिससे उनके पाँव के निशान तक ख़त्म हो जाए। अगर आपको पता हो तो वो व्यवस्था अभी भी है, आपको पता होना चाहिए। वो व्यवस्था है ऐसी कि पहले क्या होता था, अगर मान के चलिए चांडाल रात के समय निकला करते थे, अगर उनको कुछ काम होता था और उनको बजाते थे और सुबह उनको कुछ बजा के जाते थे गांव के अंदर कि मुझे ये चाहिए, और उनको दे दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है सुबह सुबह और चांडाल पर नज़र पड़ जाए, ये मान्यता थी, इतना भेदभाव किया जाता था, तो कहा जाता था उसका पूरा दिन खराब हो जाता था, वो पूरा तरीके से उसको दोबारा नहाना पड़ता था। मतलब इतनी भेदभाव थी। अगर हाँ कुछ भेदभाव हो सकता है, मान के कोई व्यक्ति गंदा है तो हाँ मान सकते हैं कि हाँ वो बंदा गंदा है, कि हाँ रहने धोने में कि हाँ वो गंदा है, वो नहाता धोता नहीं है, तो उस हिसाब से भेदभाव कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी है तो उस हिसाब से भेदभाव कर सकते हैं कि हाँ, अगर भेदभाव नहीं करेगी तो पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं। पॉजिटिव भेदभाव मतलब कि हाँ, कि पॉजिटिव भेदभाव मतलब कि अगर पॉजिटिव भेदभाव मतलब कि व्यक्ति कोई बीमार है तो उसे दूर रहने में फ़ायदा, तो वो भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते ना नेगेटिव भेदभाव। तो भारतीय संविधान में बोला गया है कि आप सकारात्मक भेदभाव कर सकते हो समानता स्थापित करने के लिए। वो कैसा, मैं आगे आपको परिभाषित करूँगा। भाग 14 में बोला गया है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता की मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, राज्यपाल हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, भारतीय संविधान के सामने सब बराबर है। जिस व्यक्ति को राइट्स नहीं पता वो शायद कह सकता है कि हाँ शायद सब बराबर नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है ना। आप पूछा जाता है कि ये कानून के समक्ष जो समानता है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से आई, ये किसने इसका सिद्धांत दिया? A.V. डिसॉय नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने इसके बारे में क्या कहते हैं सिद्धांत दिया था। A.V. डिसॉय डैके A.V. ऐसे कुछ था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। A.V. DICEO ऐसे कुछ उसमें नाम था। उन्होंने इसके बारे में पहला सिद्धांत दिया था। और कहाँ से लाया गया कानून के समक्ष समानता? ये लाया गया आपका यूके के, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि ब्रिटेन से लाया गया। ठीक है। आप बात करते हैं कानून का समान संरक्षण। पहले 14 को समझना, किस विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है, ये व्यवस्था ब्रिटेन से लाई गई। जब भी कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लाएगी। कानून के समान संरक्षण एक आता है समान संरक्षण, इसी में अनुच्छेद 14 में बी में कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण, ये कहाँ से लाया गया? आपका अमेरिका से लाया गया। ठीक है। मतलब कि कानून अगर मान के चलिए किसी को राष्ट्रपति है, अगर वो भी हत्या कर देगा उसको फांसी होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहा गया कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है तो उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं, लेकिन हत्या कर दी कोई बात नहीं, अगर वो अपने पद से निरस्त हो गया है तो उसके बाद उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसको फांसी भी दी जा सकती है। मतलब कि कानून के समय प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा लालू प्रसाद यादव, उनको चारे घोटाले में फंसाया गया, तो फंसाया नहीं गया, उनको किया ही उन्होंने था, मतलब कि चारा घोटाला किया था। तो वो कैसे हो पाया? वो MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, MLA भी रह चुके थे, मतलब कि उस बिहार के CM भी रह चुके। तो CM रहने के बाद भी उनको जेल जाना पड़ा और अभी तक जेल में ही है, शायद छूट गए मेरे ख्याल से।
तो एक केस किस कारण हो पाया? अनुच्छेद भाग 14, अनुच्छेद जो 14 है उसमें कहा गया कानून का समान संरक्षण, भारत के लिए सब समान है, कानून की सब समानता है। अगर मान के चलिए कानून से कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति मदद मांगने जाता है तो उनको समान, तो उसको एफआईआर लिखी जाएगी। अगर हाँ कुछ लोग होते हैं भ्रष्टाचार वो नहीं करते हैं, लेकिन वो बात अलग है, ठीक है, वो उससे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन भारतीय संविधान में जो लिखा गया है, अगर आपको राइट्स पता है ना अपने, तो आप किसी को भी बोलती बंद करा सकते हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य व व्यक्ति, राज्य किसी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। किसके आधार पर नहीं कर सकता है? कि आपके साथ धर्म के आधार पर, क्या आपका धर्म है, जाति क्या है आपकी, उस हिसाब से भेदभाव नहीं होगा कभी भी। वंश क्या है, किस वंश से हो, उस हिसाब से भेदभाव कभी नहीं होगा। लिंग क्या है, पुरुष हो या महिला, उस हिसाब से भेदभाव नहीं हो सकता। जन्म स्थान के आधार पर आपका भेदभाव नहीं हो सकता। मान के चलिए कोई व्यक्ति है कि नोटिस करा होगा कि महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति बिहार का, यूपी का जाता है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। भारतीय संविधान कहता है कि आप इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब पूछा जाता है कि भेदभाव किस आधार पर कर सकते हो? आता है पॉजिटिव, सकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव क्या होता है? जैसे मान के चलिए आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा उठता है, ठीक है। आरक्षण का मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि जो आरक्षण देना सही है, ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति को मिलता है वो खुश रहता है, जिस व्यक्ति को नहीं मिलता है उसकी बुराई करता है। ऑब्वियस बात है ना। देखो आरक्षण सही है, देखो मान के चलिए, जैसे कि मैंने को पहले आपको एग्जांपल देता कि एक आपके दो बेटे हैं, जो एक तो बहुत पीछे है पढ़ाई वढ़ाई में और एक बहुत आगे है, तो आप किस पे ध्यान दोगे? आप कोशिश करोगे एक काम करें, ये मेरा बेटा थोड़ी जो ज़्यादा कम है, थोड़ा सा और मेरे बेटे के बराबर हो जाए, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने शुरू करोगे। आप जो आपका कमज़ोर बेचा है, ध्यान दोगे नहीं दोगे? इस तरीके से भारत ने आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण की बात की गई है भारतीय संविधान में। आरक्षण की बात की है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे जातियाँ हैं जो बहुत सालों से पिछड़ी हैं, उनमें आरक्षण दिया गया। आरक्षण मतलब कि उनको थोड़ी सी आर्थिक सहायता दी गई, जिससे क्या हो कि समाज में जो इक्वालिटी है वो उससे स्थापित हो जाए। मतलब कि जो ये उच्च न्याय का जो खर्च का जो ऊंच नीच का जो ये अंतर है उसको थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की। पता पॉजिटिव सकारात्मक, आप पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लोक नियोजन में समानता। देखो मान के चलिए लोक नियोजन की अवसरों में समानता क्या होता है? मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जॉब निकाली, उसमें बोल दिया कि दिल्ली वाले भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट में निकाल लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको पूरे देश को लेकर चलना है। तो ये क्या एक तरीके से भेदभाव ही हो ना। लेकिन अगर वो उसमें एक चीज़ जोड़ दे कि नॉर्थ ईस्ट को आरक्षण देगी, सभी भर सकते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट को वो आरक्षण दे सकती है। नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, वो थोड़ा उनकी हाइट कम रह जाती है, लेकिन वो गोरखा रेजिमेंट होती है भारतीय सेना में, उन गोरखा रेजिमेंट कह सकते हैं वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड रेजिमेंट में से एक आती है। तो वो बहुत फुर्तीले भी होते हैं, पहाड़ों पर ऐसे चढ़ जाते हैं, हाइट कम होती है लेकिन तभी उनको आरक्षण मिल जाता है और भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं वो। सकारात्मक भेदभाव कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि विशेष जाति को बढ़ावा, मतलब विशेष राज्य ने को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नहीं कर सकती सरकार, ठीक है। तो बात करते हैं आरक्षण किस आधार पर नहीं मिल सकता है। याद रखिए कभी भी आरक्षण आपको धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता है, जाति के हिसाब से मिल सकता है, जाति क्या है, लेकिन धर्म के आधार कभी भी आरक्षण मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, अगर मान से इस तरीके से अगर धर्म के आधार पर मिलने लग जाए तो इस टाइम में मेजोरिटी किसकी है? बीजेपी की है, और माइनॉरिटी किसकी है? आपकी मुस्लिम की। तो माइनॉरिटीज़ क्या, मुस्लिम लोग क्या बोलेंगे? उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। मतलब कि नोटिस करा होगा कि गाँव में ज़्यादा चलता है, यहाँ पर तो है नहीं। हमारे यहाँ देख बहुत कम लोग मिलेंगे जिनकी जो रूढ़िवादी सोच होते हैं ना, वो छुआछूत बहुत इस चीज़ को मानते हैं कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, जाति व धर्म के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता मतलब कि उस व्यवहार नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति बीमार है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, बीमार व्यक्ति के साथ आप कर ही सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब मान के चलिए कि आप हैं, देखो डॉक्टर उपाधि नहीं है, वो उसने प्राप्त की है मेहनत करके। उपाधि उपाधि क्या होता है? देखो उपाधि का अर्थ यहाँ पे होता है
कि समझाऊँ आपको उपाधि का अर्थ होता। आप एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए कि आप हैं, पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग सर बोला था, सर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड, सर, ये उपाधियाँ थी जो उनको मिली हुई थी, और वो लोगों को फोर्स किया करते थे बोलने के लिए, आप मुझे, मेरा नाम माउंटबेटन नहीं है, मेरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन, तमीज़ से बोलिए सर। तो ये एक तरीके से उपाधि है, सर हो गया, मैडम हो गया, ये उपाधि आप, कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता, या फिर कोई व्यक्ति इसको जबरदस्त नहीं, जबर नहीं रख सकता है, आप इसको धारण नहीं कर सकते, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए, नोटिस पड़ा होगा, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय जो आपके पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, इनको इनने ख़त्म कर दिया। फिर बाद में जाके मोरारजी देसाई, आगे जाके भी दोबारा शुरू किया गया था उनको, ठीक है। पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, है ना, भारत रत्न हो गया आपका, वीर चक्र हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो लोगों की मेहनत, देखिए मान के चलिए कुछ उसने काम किया है ऐसा, तो उसने उसको मिली है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए, कि जो ये काम इसने किया है, तो अगर कोई अन्य व्यक्ति भी काम करता है उसको बढ़ावा में प्रोत्साहन देने के लिए कि आपने अच्छा काम किया, तो ये पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जैसे कि आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टरेट हो गया, डॉक्टर भी उपाधि है, लेकिन ये इसको धारण कर सकते हैं, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये उपाधि है, लेकिन इनको आप धारण कर सकते हो क्योंकि ये आपने मेहनत करके लिए, ठीक है। आपने इसके लिए एक सर्टिफिकेट लिया, बल्कि 5 से 7 साल का कोर्स किया तब जाके आपको मिला है, और इसको पाने के लिए सभी व्यक्ति को छूट है, अगर जो व्यक्ति नहीं कर पाता तो बात अलग है, लेकिन जो सबको उसको मौका मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करने हुआ मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।